इतने साल आपने बीजेपी और शिवसेना के खिलाफ राजनीति की और अब उसी बीजेपी के साथ आप एनडीए में। नहीं, मैं मोदी जी के नेतृत्व में नहीं लड़ रहा हूँ। मोदी जी का उम्मीदवार मेरे खिलाफ लड़ रहा है। पूरी भारतीय जनता पार्टी मेरे खिलाफ प्रचार में जुटी हुई है। तो आप मोदी जी के साथ हैं या नहीं हैं? मैं अजीत पवार के साथ हूँ। जो लोग मेरे खिलाफ इस तरह का मेरी प्रतिमा मलिन करने के लिए बोल रहे हैं, उन पर डिफेमेशन, क्रिमिनल और सिविल डिफेमेशन फाइल करूंगा। करेंगे? बिल्कुल। देवेंद्र फडणवीस पे करेंगे? कोई भी हो, कितना बड़ा भी नेता हो। नरेंद्र मोदी आपके नेता नहीं? कोई मेरा नेता नहीं। कि आप सिर्फ वोट काटने के लिए, मुस्लिम वोट काटने के लिए यहां पर खड़े हैं। आपने बीजेपी की वॉशिंग मशीन में धुलकर अपने पाप धो लिए और इसीलिए आप एनडीए में आ गए और अब सब ठीक है। एक तो अबू आजमी से आपकी पुरानी दुश्मनी है और दूसरा आप उनके वोट काटना चाहते हैं। आपने हाल में कहा अजीत पवार इस बार किंग मेकर बनेंगे और नतीजे वाले दिन क्या होगा, कौन जीतेगा, कुछ नहीं कहा जा सकता। देवेंद्र फडणवीस ने आपको जेल भेजा या शिंदे ने जेल भेजा? किसने भेजा? लेकिन दाऊद से संबंधों पर जो आरोप है बेबुनियाद है, उस पर तो बोल सकते हैं। फडणवीस जी से 36 का आंकड़ा क्यों है? और शिंदे जी ने सही किया, मैं कभी उसका समर्थन नहीं कर सकता। सभी लोग चाहते हैं कि ये पूरा परिवार एक रहना चाहिए, चाहे ठाकरे जी का परिवार हो या पवार साहब का परिवार हो। आजकल बटेंगे तो कटेंगे बहुत चल रहा है नवाब मलिक साहब बीजेपी का। वाहियात बात है, योगी जी का वाहियात बात, बटेंगे तो कटेंगे। वाहियात बात है। धर्म के नाम पर राजनीति ज्यादा दिन नहीं चलती है। मैं मोदी जी भी तो यही कह रहे हैं, एक है तो सेफ है। मोदी जी भी यही कह रहे हैं, एक है तो सेफ है। कोई भी हो, विचारधारा हमारी स्पष्ट है। मोदी जी कैसा काम कर रहे हैं केंद्र में? जो पिछला चुनाव हुआ जिसमें सीटें कम हुई, तो वो कहीं ना कहीं लिटमस टेस्ट था। आर्यन खान वाकई ड्रग के साथ पकड़े गए थे या उनको फंसाया गया जानबूझकर? इस बार महाराष्ट्र में मुस्लिम किसे वोट देगा, हिंदू किसे वोट देगा? चुनाव के बाद मुख्यमंत्री कौन बनेगा? महाराष्ट्र का अब तक का सबसे अच्छा मुख्यमंत्री कौन रहा है? देश का सबसे अच्छा प्रधानमंत्री कौन रहा है अब तक? क्या मोदी जी को हराया जा सकता है? सारे ने, इंदिरा जी हार सकती है तो कोई भी हार सकता है। क्या देश का मुस्लिम खतरे में है? क्या संविधान खतरे में है? जातिगत जनगणना होनी चाहिए? होनी चाहिए। मुस्लिम बीजेपी को वोट क्यों नहीं देता? मुसलमानों को देश का संविधान कानून मानना चाहिए या शरिया? देश बड़ा या धर्म? क्या 2014 के बाद मुस्लिम पर खतरा बढ़ा है? नए अत्याचार बहुत जगह हुए हैं। वक्फ बिल का आप समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं? मुसलमानों में 4 शादी क्या बैन होनी चाहिए या सही है? भारतीय जनता पार्टी के कई नेता हैं जिनकी 4-4 बीवियां हैं। कि हमारे ही हाथों के पत्थर, तरासे हुए पत्थर के सनम आज मंदिर में भगवान बने बैठे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं मानक गुप्ता और आज मेरे साथ हैं एनसीपी के नेता नवाब मलिक। कैसे हैं नवाब मलिक साहब? मैं ठीक हूँ। पहले आप मेरे साथ राष्ट्र की बात में मेरे डिबेट शो पर एनसीपी के प्रवक्ता के तौर पर आते थे और डिबेट करते थे। अभी भी मैं एनसीपी में हूँ। हाँ, लेकिन वो एनसीपी अलग थी, ये एनसीपी वही अलग है। घड़ी के निशान वाली, जहाँ मैं था मैं वहाँ हूँ। मैंने दल नहीं बदला। पर गठबंधन तो बदल लिया। ठीक है, अजीत पवार जी ने फैसला किया है। जो भी फैसला है वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल एडजस्टमेंट है। कोई विचारधारा हम लोगों ने छोड़ दी या अजीत पवार की विचारधारा बदल गई या हम लोगों की बदल गई, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास रखने वाली विचारधारा है। साहू फुले अंबेडकर की विचारधारा, जो महाराष्ट्र की लोगों की विचारधारा है, वो विचारधारा हमारी है। वैचारिक हमारे मतभेद हैं, लेकिन हम पॉलिटिकल एडजस्टमेंट दादा ने किया। अब लोगों को ये सवाल बार बार आ रहे हैं कि नवाब मलिक दादा के साथ क्यों है? नवाब मलिक इसलिए दादा के साथ है कि जब मैं जेल गया, मेरी गिरफ्तारी हुई, पूरा परिवार संकट में था, मेरी दोनों बेटियां संघर्ष कर रही थी, तो जिस ताकत से वो हमारे साथ खड़े रहे, बहुत सारी और चीज़ें हैं जो मैं नहीं बता सकता हूँ। क्यों नहीं बता सकते? नहीं, बहुत कुछ तो पर्देदारी रहनी चाहिए। हर चीज़ बताने लायक नहीं होती, कुछ पर्देदारी है। ओके, समय आएगा तो बताएंगे। तो आप अजीत दादा के साथ खड़े हैं और अजीत दादा ने पॉलिटिकल एडजस्टमेंट करके एनडीए में आ गए। क्या होता है ये पॉलिटिकल एडजस्टमेंट, क्या है? होता है, महबूबा मुफ्ती के साथ भारतीय जनता पार्टी चली जाती है, ये भी पॉलिटिकल एडजस्टमेंट है। नीतीश बाबू का पॉलिटिकल एडजस्टमेंट है। बहुत सारे लोगों का, चंद्रबाबू नायडू का पॉलिटिकल एडजस्टमेंट है। तो पॉलिटिकल एडजस्टमेंट होते हैं, लेकिन कोई अपने कार्यक्रम, कोई अपने विचारधारा से अलग हो जाए, अगर किसी को लगता होगा तो हमें लगता है वो मुगालता है। अजीब तो लगता होगा, लेकिन नवाब मलिक साहब, इतने साल आपने बीजेपी और शिवसेना के खिलाफ राजनीति की और अब उसी बीजेपी के साथ आप एनडीए में।
सर मैं तो नरेंद्र मोदी को आप, मेरे डिबेट शो पर मुझे याद है, हर दिन आप नरेंद्र मोदी को पानी पी पी कर कोसते थे। नहीं कोसता नहीं, मैं और आप वैशाली मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। नहीं, मैं मोदी जी के नेतृत्व में नहीं लड़ रहा हूँ, मोदी जी का उम्मीदवार मेरे खिलाफ लड़ रहा है। वहाँ पर महायुति का उम्मीदवार है, पूरी भारतीय जनता पार्टी मेरे खिलाफ प्रचार में जुटी हुई है, पूरा शिंदे साहब की सेना का उम्मीदवार मेरे खिलाफ है। मैं तो कहीं ना कहीं चक्रव्यूह में फंसा हुआ हूँ। एक तरफ जो है महायुति है जिसमें बीजेपी सेना है, दूसरी तरफ महाविकास आघाड़ी है जिसमें सभी दल हैं, पवार साहब का दल है, राहुल गांधी जी का दल है, सभी दल एक तरफ हैं। मैं तो दोनों के बीच में अलग से हैं तो चुनाव आप लड़ रहा हूं। एनसीपी में, जो एनडीए का हिस्सा है, और एनडीए के नेता नरेंद्र मोदी हैं। देखिए ऐसा है, वैचारिक रूप से जहाँ गलत होगा हम उंगली उठाएंगे। चंद्रबाबू हैं लेकिन क्या अपनी विचारधारा छोड़ रहे हैं? हमारा जहाँ तक सवाल है, मुझ पर तो भारतीय जनता पार्टी का विशेष प्रेम है, और उसी प्रेम को लेकर पिछले आप देखेंगे 15-20 दिन से उनका प्रेम इतना छलक रहा है मेरे बारे में, तो उनका प्रेम छलकते रहे। हम तो अपने जो भी हमारी सोच है हम उस पर खड़े हैं ताकत से। तो आप मोदी जी के साथ हैं या नहीं हैं? मैं अजीत पवार के साथ हूँ और भारतीय जनता पार्टी मेरे खिलाफ है। आप बीजेपी के साथ हैं? मैं बीजेपी के साथ नहीं, मैं अजीत पवार जी के साथ में हूँ। पूरी भारतीय जनता पार्टी का प्रेम देखिए छलक रहा है। लगातार मुझे कह रहे हैं कि ये दाऊद का आदमी है, कह रहे हैं कि ये आतंकवादियों से इसके संबंध है। मैंने साफ कर दिया कि मुझ पर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, जो मामला है वो न्यायालय में है। न्यायालय की जमानत की कंडीशन है कि मैं उस केस के बारे में नहीं कहूँ, लेकिन जिस दिन भी फैसला आएगा, मैंने उसमें डिस्चार्ज एप्लीकेशन डाली है, कंपनी जो हमारी थी उसको लेके। अभी तक उस पर सुनवाई शुरू नहीं हुई। जिस दिन फैसला आएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। एक बात और बोल दूँ, जो लोग दाऊद और आतंकवाद से मेरे नाम को जोड़ रहे हैं, मैंने तय किया, मैंने स्पष्ट रूप से बोल दिया है कि हमारे वकील कानूनी चीज़ों को तपास रहे हैं। केस करेंगे? जो लोग मेरे खिलाफ इस तरह का मेरी प्रतिमा मलिन करने के लिए बोल रहे हैं, उन पर डिफेमेशन, क्रिमिनल और सिविल डिफेमेशन फाइल करूंगा। करेंगे? बिल्कुल। देवेंद्र फडणवीस पे करेंगे? कोई भी हो, कितना बड़ा भी नेता हो, जो बोलेगा, पहले तो फडणवीस जी ने ही आरोप लगाए थे। जो भी बोलेगा उस पर डिफेमेशन का सूट फाइल होगा। बोलेगा नहीं, बोल चुके हैं वो तो। वकील तो वो कर रहे हैं ना। कुछ करना है तो नोटिस पीरियड होता है, नोटिस भी जाएगी। अगर उन्होंने अपोलॉजी कर ली तो ठीक है, नहीं की तो फिर। फडणवीस आपके नेता नहीं है? नवाब मलिक का नेता अजीत पवार है, उसके अलावा कोई मेरा नेता नहीं। नरेंद्र मोदी आपके नेता नहीं? कोई मेरा नेता नहीं। इसीलिए आपने ये फैसला किया कि आप प्रचार में मोदी जी की फोटो इस्तेमाल नहीं करेंगे? मैं प्रचार में मोदी जी के नाम पे वोट मांगता थोड़ी हूँ। हम तो अपने बलबूते पे है, सारे दल और नवाब मलिक एक तरफ। मुझे लगता है मुझे जो चुनाव लड़ा रही है, जनता लड़ा रही है। मैं चुनाव लड़ना नहीं चाहता था। जब मैं जेल में था, मेरी बेटी मेरी विधानसभा क्षेत्र को देख रही थी, और पहले से भी जब मैं मंत्री बना वही देख रही थी ज़मीन पे। हर दिन तो मैं लोगों से मिल नहीं पाता था। तो जब मेरी बेटी विधानसभा क्षेत्र देख रही थी, मैं जेल से छूटा, अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर आया, आराम करने के बाद जब मैं दफ्तर में बैठा तो भीड़ रहती है अपने समस्याओं को लेकर। तो मेरा केबिन अलग है, बेटी का केबिन अलग है। तो मैं लोगों को बोलता था कि भाई स्टाफ को कि बुलाइए, लोग बाहर बैठे हैं, क्यों उनको इंतज़ार करा रहे हो? तो स्टाफ बोलने लगा कि ये आपको नहीं, सना मैडम को मिलने के लिए बैठे हुए हैं। तो लगातार जब 15 दिन तक यही माहौल मैंने देखा, वो उसकी 2 बेटियां हैं, उनको स्कूल भेजना, घर के खाने का इंतजाम करना, फिर दफ्तर में आना, उसका एक पूरी तरह से शेड्यूल बना था। जब मैं देखा कि अब मुझसे लोग नहीं मिलना चाहते, अगर मेरी बेटी से ही उनको लगता है वो कंफर्टेबल है, नौजवान है, महिला है, या वो जिस तरह से 3-3.5 साल तक विधानसभा संभाल रही थी, तो अब हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, हमारी बेटी को लड़ाएंगे। और ये फैसला हमने कर लिया था। लेकिन पिछले 5 महीने से लगातार शिवाजी नगर मानपुर की जनता मुझे लगातार आके आग्रह कर रही थी कि आप चुनाव लड़िए। मुझे लगा कि ठीक है, विधायक के खिलाफ लोग होते हैं और लोग चाहते हैं कि कोई लड़े, लेकिन जिस तरह से हजारों की संख्या में लोग आते गए, जो समस्या उन्होंने बताई, सुनते हम थे, लेकिन सोशल मीडिया में जिस तरह के वीडियोस हमको दिखाया गया कि पूरी तरह से ड्रग का साम्राज्य बना हुआ है, उसी दल के लोग पूरा ड्रग का साम्राज्य चला रहे हैं। किस दल के लोग? जिस दल के विधायक जी हैं, विधायक जी अबू आजमी जी, उनके लोग ही पूरा ड्रग का नेटवर्क चला। और सरकार तो पहले 2.5 साल आपकी थी, महाविकास आघाड़ी की, जिसमें आप मंत्री थे। उसके बाद महायुति की आई, जिसके साथ हैं आप। आजमी साहब
ये मंत्री, गृह मंत्री कोई भी हो, उसके दरबार में बैठे रहते हैं। वो वहाँ पर अपना पुलिसिया जो तंत्र है वो लाकर रख देते हैं। पुलिसिया तंत्र को पैसे मिलता है और पैसा पुलिसिया तंत्र और उनके लोग पूरा ड्रग का खेल किए हुए हैं। तो ये सब सोशल मीडिया में नज़र आने लगा। उसके बाद गुंडा राज है, उनके पार्टी के लोग लाठी लेकर मोटरसाइकिल पर रैली निकालते हैं और मेगाफोन पर ऐलान करते हैं कि जो हमारे खिलाफ खड़ा होगा उसका पिछवाड़ा लाल कर देंगे। इस तरह का वीडियो आप देख लीजिए, सोशल मीडिया पे अवेलेबल है। कोई महिला चली जाए कि गंदगी है, आप कारपोरेटर हैं, सफाई कीजिए, एनजीओ के लोग, तो उनके कपड़े फाड़ दिए जाए। महायुति की सरकार की नाक के नीचे इस तरह की गुंडागर्दी कैसे हो सकती है? सरकार की नाक के नीचे क्या हो रहा है? जब पूरा प्रशासन ये बिकाऊ हो जाए, प्रशासन जब पैसा ले ले, सरकार किसी की भी हो। महायुति सरकार में प्रशासन पैसे ले रहा है? प्रशासन जो है ये पूरी तरह से गुंडा राज और ड्रग का साम्राज्य फैलाने में जुटा हुआ है। और मैं वादा करता हूँ जीतूंगा तो जरूर, लेकिन जिस दिन मैं जीत कर आया उस दिन से जितने ये ड्रग माफिया हैं या तो जेल चले जाएंगे या इलाका छोड़ के भाग जाएंगे। जो ये अपने आप को, उनके कार्यकर्ता क्या कहते हैं, हम गब्बर आदमी हैं। तो गब्बर आदमी का जो, गब्बर सिंह का मैं वीरू या जय तो हूँ नहीं, लेकिन गब्बर आदमी को क्या करूँगा वो जनता देखेगी। पूरा माफिया राज, गुंडा राज खत्म करेंगे, मैं आपसे वादा करूँ। महायुति की सरकार ये गुंडा राज खत्म नहीं कर पाई? कहते हैं हम साफ प्रशासन देते हैं। महायुति की सरकार क्या कर रही है उससे सवाल नहीं, मैं अपनी बातों पे खड़ा रहता हूँ। मेरे क्षेत्र में बिल्कुल लगा हुआ क्षेत्र है, ये अपना कारोबार वहाँ भी फैला रहे थे। वहाँ पर हमने 8 लोगों को जेल के भीतर डाल दिया, एक भाग गया। तो हमें लगता है चीज़ें हैं। नवाब मलिक साहब, आप पर आरोप है कि आप सिर्फ वोट काटने के लिए, मुस्लिम वोट काटने के लिए यहां पर खड़े हुए हैं, और ये पूरा बीजेपी का, एनसीपी का सबका मिला जुला गेम है। नहीं, ऐसा इस तरह की बातें होती रहती हैं। एक चीज़ समझ लीजिए कि महायुति को मात्र 28,000 वोट मिले हैं। कितने मिले हैं? जो बुलेट पटेल खड़ा है। और आज मैं कह देता हूँ नतीजा आएगा, आप देखना 8,000 के भीतर निपटेगा वो। और आजमी साहब जमानत बचा पाएंगे कि नहीं, ये लड़ाई उनको लड़नी है। 3 बार से जीत रहे हैं वो, आप कह रहे हैं वो जमानत नहीं बचाएंगे? ठीक है, देखिए वो चौका मारने के चक्कर में मैं 5 बार विधायक रहा। मैं सिक्सर लगाऊंगा और आखिरी गेंद पे सिक्सर लगेगा तो इतनी दूर गेंद जाएगी कि जमानत बचेगी कि नहीं उनको सोचना पड़ेगा। शिंदे गुट के उम्मीदवार को फायदा होगा 8,000 वोट। इसीलिए आपने, महायुति ने एक ऐसी रणनीति बनाई कि नवाब मलिक साहब को उतार दो, मुस्लिम वोट को बांट दो और शिवसेना शिंदे का उम्मीदवार जीत जाएगा, अबू आजमी के वोट कट जाएंगे। नहीं, ये तो प्रचार आजमी साहब का है। हिंदी में एक कहावत है कि भाटा कितना बढ़ जाए तो लौकी नहीं हुई। 28,000 से वोट बढ़ नहीं सकता, लेकिन ये 8,000 के भीतर निपटेंगे। अब ये सारा तंत्र इन्होंने फैलाया, लोगों के बीच में गलतफहमी फैलाई। अब आपके है ये इस तरह से उस तरह से, जब लोगों को पता चला कि 28,000 से तो ये बढ़ ही नहीं सकता तो जीतेगा कैसे, आपके तो सारा ऊपर भ्रम तोड़ा गया। अब आपके ऊपर एक आरोप ये है, और आपके नेता अजीत पवार पर, ये जो पॉलिटिकल एडजस्टमेंट आप कह रहे थे ना, वो ये है कि उनके ऊपर भी ईडी का केस था, आपके ऊपर भी ईडी का केस है। आपने बीजेपी की वॉशिंग मशीन में धुलकर अपने पाप धो लिए, और इसीलिए आप एनडीए में आ गए और अब सब ठीक है। देखिए, नवाब मलिक जेल जाने से डरने वालों में से नहीं। जब मैं खड़ा हुआ ड्रग की लड़ाई को लेकर, आर्यन खान की गिरफ्तारी जब हुई, तो जिस तरह से ऑफेंसिव तरीके से चीज़ें मैंने सामने रखी, और जो अधिकारी था, जो मैंने कहा, वो सारा सीबीआई के एफआईआर में है। उस वक्त मुझे लोग कह रहे थे कि इतनी ऑफेंसिव है, आपको जेल जाना है। मैंने कहा जेल मीरवान खेड़े वाले केस? जी, मैंने कहा कि जेल जाने से थोड़ी डरता हूँ मैं। देखिए, हम लोग समाजवादी विचारधारा के लोग हैं, और पहले लोहिया जी से लेके सारे नेता बोलते हैं नेता की जिंदगी आधी रेल में आधी जेल में होती है। तो हम लोग रेल और जेल से डरने वाले लोग थोड़ी हैं। ये वॉशिंग मशीन, ये ठीक है, बोलने का तरीका है, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में आपको बता दूं, इस तरह का जो लोग बोलते हैं, कल तक कांग्रेस के अध्यक्ष जी भारतीय जनता पार्टी में थे। नाना पटोले जी अभी कांग्रेसी हो गए। यहाँ पे कौन सा भाजपाई कब कांग्रेसी हो जाएगा, कब जैसे उद्धव ठाकरे, जैसे कौन सा, नहीं उद्धव जी के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, जैसे चौहान साहब है, कौन सा कांग्रेसी कब भाजपाई हो जाएगा, घालमेल है। देखिए नतीजा आने के बाद क्या होगा आज कोई कह नहीं सकता। आपकी ऐसी कोई डील उनके साथ नहीं हुई है कि आप मुझे जेल से निकालिए, अजीत पवार को ईडी के आरोप से बरी करिए और हम आपके साथ एनडीए में आए? देखिए, मैं तो अस्पताल में था, मेडिकल ग्राउंड पे मुझे जमानत दी गई है। जो भी चीज़ें हैं, पैरामीटर है, किडनी का मेरा प्रॉब्लम है, कोर्ट के सामने है, चीज़ें
सामने है, मुझे जमानत दी गई है मेडिकल ग्राउंड पे। डील क्या होगी? न्यायालय में मामला है, न्यायालय में हम अपनी बेगुनाही साबित करेंगे। आरटीआई से कागजात हमने निकाल के दे दिए कोर्ट को कि ये जो हम पर मुकदमा बनाया गया ये पूरी तरह से गलत है। ठीक है, अब बीजेपी के साथ रहते हुए मुस्लिम आपको वोट क्यों देगा? भैया देखिए, मुस्लिम हिंदू सवाल नहीं है। नवाब मलिक कोई मुसलमानों के वोट पे जब पहली बार यहाँ से जीता नेहरू नगर से, मात्र 18% मुसलमान वोट था और शिवसेना भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उपचुनाव नवाब मलिक ने जीता। जब मैं अणुशक्ति नगर में चुनाव लड़ने गया वहाँ 16% मुसलमान था। तो हम मुसलमानों के भरोसे या मुसलमान ऑटो में, जरा सुनिए ना आप, नवाब मलिक ये मुसलमानों का नेता नहीं है। नवाब मलिक जन नायक है, जनता का नेता है। मुसलमान हो, हिंदू हो, दलित हो, उत्तर भारतीय हो, सभी लोग मेरे साथ खड़े हैं। मानखुर्द नगर में तो 50% मुस्लिम हैं। तो क्या हो गया? तो वो क्या भारतीय नहीं है क्या? सारे भारतीय, सारे देशवासी, चाहे वो किसी भी धर्म। वो ये नहीं देखेंगे कि आप एनडीए में हैं, बीजेपी के साथ हैं। मैं राष्ट्रवादी से लड़ रहा हूं, सबको पता है, फिर भी मेरे साथ खड़ा है। तो नवाब मलिक की अपनी क्रेडिबिलिटी है। नवाब मलिक अपने विचारों को छोड़ेगा नहीं, गलत होगा तो खड़ा होगा, ये सबको पता है। एक आरोप यह है कि आपने एक तीर से 2 निशाने लगाए। एक तो अबू आजमी से आपकी पुरानी दुश्मनी है, तो आप वो भी सेटल करना चाहते हैं, वो हिसाब चुकाना चाहते हैं। उन्होंने आपको समाजवादी पार्टी से निकाल दिया था। और दूसरा, आप उनके वोट काटना चाहते हैं ताकि एनडीए का उम्मीदवार जीत जाए। देखो, मैं आपको बता दूं, मैं व्यक्ति के खिलाफ नहीं लड़ रहा, दल के खिलाफ नहीं लड़ रहा। मैं ड्रग, गुंडागर्दी, पूरी तरह से जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो चरमरा गया है। पढ़ने की व्यवस्था नहीं, इलाज की व्यवस्था नहीं, सबसे ज़्यादा गरीबी उसी क्षेत्र में है। बाल मृत्यु आप देखेंगे, कुपोषण का मामला मुंबई जैसे शहर में उसी क्षेत्र में है। औसत उम्र लोगों की 39 साल है उस क्षेत्र में। 3 बार से जीत रहे हैं वो। ऐसा जीत रहे हैं तो हारेंगे भी उतनी ताकत से। और जहाँ तक बोल रहे हो कि उन्होंने मुझे पार्टी से निकाल दिया, वो दावा करते हैं कि मुझे राजनीति में ले आए। 1995 में कांग्रेस ने मुझे टिकट नहीं दिया। राज बब्बर ये मुंबई में समाजवादी पार्टी को लेके उम्मीदवार ढूंढ रहे थे। जब मुझे टिकट नहीं दिया गया, मैं राज बब्बर जी से मिला। उन्होंने पहली बार 1995 में मुझे टिकट दिया जब अबू आसिम आजमी इस दल में नहीं थे। एक मार्टिस नाम का व्यक्ति था जो मुंबई समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष था। हम लोग चुनाव लड़े, ये भी नेताजी के पीछे घूम रहे थे उस वक्त। राज बब्बर जी जब चुनाव खत्म हो गया, 3 विधायक जीत के आए, मैं हार गया था। जब मैं हारा तो उन्होंने देखा कि पॉलिटिकल आदमी नवाब मलिक है, तो संगठन इसके जरिए खड़ा किया जाए, हम बना रहे थे। तो राज भाई ने बोला, देखिए ये परेशान हाल है, इसको प्रोटेक्शन चाहिए, हम लोग इसको अध्यक्ष बना देते हैं। तो जब पहली बार माइक मैंने हाथ में दिया इसी कुरला में, नेहरू नगर विधानसभा क्षेत्र में, जब मैं विधायक नहीं था, तो इनके पैर थरथरा रहे थे, हाथ थरथरा रहे थे। अब ये कहते हैं कि मैंने विधायक बना दिया, मैंने टिकट दे दिया, मैंने मंत्री बना दिया। एक शेर है कि हमारे ही हाथों के पत्थर, तरासे हुए पत्थर के सनम आज मंदिर में भगवान बने बैठे हैं। कौन किसको क्या बनाया, किसने बनाया, ये लोग जानते हैं। राज बब्बर जी उसके गवाह हैं, नेताजी है नहीं। लेकिन नेताजी ने मुझ पर विश्वास जताया। जब मैं हारा तो नेताजी से मिला, बोले देखो आप चुनाव जीते हुए हार गए, बोले बेईमानी नहीं रोकोगे तो कोई चुनाव नहीं जीतोगे, आपको बेईमानी से हराया गया। फिर 96 में चुनाव लग गया, सरकार बीजेपी और शिवसेना की, बेईमानी रोक दी और हम जीत गए। बेईमानी रोकने का खेल मुझे समझ में आ गया और लगातार मैं जीतते रहा और अब चुनाव में लड़ रहा हूँ। अब बेईमानी जो होती थी रोकने का फन तो मुझ में आ गया, अब चुनाव कोई जीत नहीं पाएगा। अब जब मैं चुनाव लड़ूंगा मैं जीतूंगा। अगर आप जीत गए और मान लीजिए महायुति की सरकार आ गई और मान लीजिए आपको मंत्री बना दिया गया। मुझे मंत्री नहीं बनना है किसी भी सरकार में, नहीं बनना है। मैंने तय किया है कि अब मुझे मंत्री नहीं बनना। मैं 6 बार मंत्री बना, लेकिन जब मैं मंत्री बना तो सरकारी आवास में कभी गया नहीं, अपनी गाड़ी में चला, अपने घर में रहा, अपने दफ्तर में ज़्यादा से ज़्यादा समय मैंने दिया। तो मंत्री मुझे बनना नहीं है, मैं स्पष्ट कर देता हूँ। आपने हाल में कहा अजीत पवार इस बार किंग मेकर बनेंगे और नतीजे वाले दिन क्या होगा, कौन जीतेगा, कुछ नहीं कहा जा सकता। अभी भी आप ऐसा मानते हैं कि कौन जीतेगा कुछ नहीं कह सकते? बिल्कुल कांटे का मुकाबला है। आज किसी भी पार्टी या जो गठबंधन है उसकी कोई वेव नहीं है। हर विधानसभा क्षेत्र में अलग तरह से चुनाव हो रहे हैं, तो कांटे का मुकाबला है। नतीजे आने के बाद
देखा जाएगा क्या करना है। सब सारे विकल्प खुले हैं। 19 में कोई सोच सकता था कि सरकार अलग तरीके से बन सकती है। हम लोग थे आर्किटेक्ट उसके, हमने बनवाया था, और वही शायद गुस्सा था मुझे जेल भेजने का। ये बड़ी बात कह रहे हैं आप। देश जानता है, महाविकास जनता अघाड़ी की जानती है। सरकार बनाने में आपका रोल था, इसीलिए आपको जेल भेज दिया गया। ठीक है ना, लोगों ने मुझे बताया कि आप टारगेट पे हैं, समझ लीजिए, जैसे सरकार बनी उसके बाद। और एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आप बोले मंत्री बनना। देखिए, मंत्री तो मुझे 6 बार बनाया गया। इस बार जब मंत्री में 19 में बन रहा था तो पवार साहब ने मुझे जो पोर्टफोलियो अलॉट हुए तो मुझे बना दिया एक्साइज डिपार्टमेंट का मंत्री। मैंने कहा साहब मैं मुसलमान हूँ या शराब में पीता नहीं, और शराब को लेके मेरे अलग विचारधारा है। तो बोले अब्दुल बारी साहब बिहार में तो मंत्री इस डिपार्टमेंट के थे, नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब मायावती जी की सरकार में आबकारी विभाग देख रहे, तुमको क्या समस्या है? बोला मेरे ये तेवर के खिलाफ है, मैं हाथ जोड़ता हूँ। बोले लोग चाह रहे हैं कि विभाग उनको मिले। बोला लोग चाहते होंगे लेकिन मैं नहीं चाहता। तो हमने खुद सरेंडर कि हम अलग तरह के विचार, अलग तरह की राजनीति करते हैं, तो मंत्री बनना ये हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं। देवेंद्र फडणवीस ने आपको जेल भेजा या शिंदे ने जेल भेजा, किसने भेजा? प्रशासन ने भेजा है। शिंदे जी सीएम थे ना? जब मुझे गिरफ्तार किया गया तो वानखेड़े वाला लोगों ने एपिसोड देखा था। ठीक है। अधिकारी अलग से बोलते थे भाई साहब हमने देखो हमारे ऊपर, आप ये न समझे कि आपको हमने कुछ किया है। तो वानखेड़े को लेके अधिकारियों में इतना भय था कि कुछ अलग तरीके से लोग बात कर। सीएम शिंदे थे, तो आप शिंदे को जिम्मेदार नहीं मानते? सीएम नहीं थे, सीएम तो उद्धव ठाकरे साहब थे। अच्छा, उद्धव ठाकरे। तो मैं तो उद्धव जी का, पवार साहब का बहुत आभारी हूँ। इसलिए आभारी हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी और नवाब मलिक 2 लोग ऐसे थे कि जेल में भी वो मंत्री रहे। जब सरकार गिर गई तब मैं मंत्री नहीं रहा, लेकिन दबाव था कि जेल से सरकार चल रही है, लेकिन उद्धव जी मेरे साथ खड़े रहे और मुझे मंत्री पद से हटाया नहीं। इसलिए मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। मतलब आप ये कह रहे हैं कि आपको नरेंद्र मोदी, अमित शाह ने जेल भेजा क्योंकि आपने महाराष्ट्र में उनकी सरकार नहीं बनने दी, एमवीए की सरकार बनाई। अब ईडी तो केंद्र सरकार के अंडर ही आती है ना? ये आपके शब्द हैं। मुझे जेल क्यों भेजा गया देश पूरा जानता है, महाराष्ट्र भी जानता है। किंग मेकर अगर अजीत पवार बनते हैं तो किंग किसे बनाएंगे? आपने कहा सारे विकल्प खुले हैं, कोई भी किंग बन सकता है। देखते हैं ना कितने मोहरे हैं, कौन सा मोहरा कैसे बैठेगा, आज कैसे कहा जाता है, देखा जाएगा। महाविकास अघाड़ी में जाने का रास्ता खुला है। बिना अजीत पवार की कोई सरकार नहीं बनेगी, मैं स्पष्ट कह रहा हूँ। चंद्रबाबू के रोल में भी हम लोग रह सकते हैं कि हमारे टर्म्स के ऊपर चीजें आगे चले। महायुति में या महाविकास अघाड़ी में देखेंगे 23 तारीख के बाद। और क्या किंग भी बन सकते हैं क्या अजीत पवार? किंग भी बन सकते हैं क्या, या किंग मेकर ही बनेंगे? किंग मेकर रहेंगे, किंग का अभी सपना हम नहीं देख रहे हैं। नहीं देख रहे हैं अभी? तो सीएम की रेस से आप लग रहा है कि अब बाहर मान रहे हैं। देखिए, राजनीति में कब क्या हो जाएगा कोई भविष्यवाणी कर सकता है क्या, लेकिन हमारे बिना कोई सरकार नहीं बनेगी। आपने जो आपको जेल भेजा गया उसके लिए बीजेपी को, मोदी, शाह को, फडणवीस को, इनको माफ किया या नहीं किया अभी? नहीं, देखिए मैं कभी भी वेंडेटा अपने अंदर पालता नहीं, या मेरे खिलाफ जिन लोगों ने भी कुछ भी कभी गलत किया या मेरे खिलाफ प्रचार में रहे, राजनीति की, तो व्यक्तिगत मैंने कभी किसी से दुश्मनी नहीं पाली। मैं तो सबका आभार मानता हूँ कि जब जब मुझ पे संकट आया, जितना मुझे दबाया गया उतने तेजी से मैं ऊपर आ गया। मुझे लगता है जेल यात्रा से एक नई राजनीतिक यात्रा मेरी शुरू हो रही है, लोग देखेंगे। जेल में ज्यादती हुई थी क्या नवाब मलिक साहब? सुनते हैं कि बड़ा परेशान किया गया आपको। परेशान क्या करेंगे? नहीं, कोई परेशान नहीं कर सकता। ये है जेल विदिन जेल था कि हम लोगों को, मैं, अनिल देशमुख जी, उनका एक पीए था, 3 लोग वहाँ पे कैदी थे और एक नौकर वहाँ रखा गया था। 4 लोगों के सिवा हम लोग 5वें आदमी से मिल नहीं पाते थे। हमने पूछा जेलर से क्या चल रहा है, सारे लोग घूम रहे हैं जेल में और हम लोगों को पिंजरे में, अंदर और एक पिंजरे में बंद कर दिया। बोले नहीं, आपकी जान को खतरा है, सुरक्षा की खातिर इस तरह से रखा गया। सरकार तो हम लोगों की थी उस वक्त। उनका कहना था कि सुरक्षा के कारण आपको जेल के भीतर जेल में रखा गया। ठीक है, वो भी दिन थे। नहीं तो जब सरकार गिरी आप जेल से ही सब फॉलो कर रहे थे? नहीं, मैं जब सरकार गिरी तब मैं अस्पताल में था। तो वहां से कैसे फॉलो कर रहे थे? टीवी पर देख रहे थे? टेलीविजन तो जेल में भी है, सारे कैदी जेल में टीवी देखते हैं, हम लोग भी देखते थे। अस्पताल में भी कमरे में टीवी लगा था, तो टीवी पे तो खबरें लगातार आ रही थी, अखबार भी जेल में आता था,
अस्पताल में भी सारे अखबार आते थे, तो खबरों को लेकर डिस्कनेक्ट तो हम लोग, जब जेल में आपकी जान को खतरा था, ऐसा उनका कहना हाँ, ऐसा जेल अधिकारियों का कहना था। उसके बाद आप अस्पताल चले गए, वहां पर महाविकास आघाड़ी की सरकार गिर गई, तब आपको डर नहीं लगा कि अब तो जो एक हाथ था आपके सिर पर वो भी चला गया और आपके दुश्मनों की सरकार आ गई? नहीं, ऐसा नहीं। डरने की क्या जरूरत है? जान एक है, जानी है, मौत तो आएगी। तो डर तो कभी लगता नहीं है, लेकिन अब वो अलग से रखने के लिए बहाना वो जेलर कहते थे। आप उस केस के बारे में बोल नहीं सकते? नहीं, कोर्ट के उस पर वो है। ये आरोप ये था कि दाऊद की बहन हसीना पारकर के साथ आपने जमीन खरीदी, सस्ते में खरीदी और चूना लगाया सरकार को, प्रशासन को, वो सब आरोप थे। उस पर आप नहीं बोलेंगे डिटेल में, लेकिन दाऊद से संबंधों पर जो आरोप है बेबुनियाद है, उस पर तो बोल सकते हैं? बेबुनियाद है। और जो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं उस पर मुकदमा दायर करूंगा, मैंने पहले कह दिया। बीजेपी वाले कहते हैं कि बता दें कभी दाऊद से मिले हैं, कभी बात हुई है, कभी हसीना पारकर से मिले हैं, कभी बात हुई है? बिल्कुल नहीं। देखिए, मैं मंत्री था 6 बार। किसी भी मंत्री रहे हुए व्यक्ति को मनी लॉन्ड्रिंग में फंसाना बहुत आसान होता है, लेकिन एक भी आरोप मंत्री पद का दुरुपयोग किया, ढूंढ रहे थे ना ये, लेकिन कहीं कुछ नहीं मिल पाया, तो ठीक है, ये सबसे आसान तरीका मिल गया। अच्छा, अजीत दादा हो या आप हो, दोनों पर आरोप लगाने में फडणवीस आगे थे। फडणवीस कॉमन एक फैक्टर है इस तरह के आरोपों में। दादा के ऊपर क्या हुआ, एक अलग तरह से माहौल खड़ा किया गया। कि पीसिंग फडणवीस कह रहे थे। तो पॉलिटिकल स्टेटमेंट था। दादा पे सिंचन घोटाला जो है उसका आरोप लगाया गया और यह कहा गया कि 70,000 करोड़ का घोटाला हो गया। देश की आज़ादी से लेके जब तक वे मंत्री थे 70,000 करोड़ का बजट ही नहीं था। अब उसके अंदर सैलरी है, लैंड एक्विजिशन है, कंस्ट्रक्शन है, तो 70 साल में जितना बजट नहीं था उतने का आरोप लगा दिए। अब बोलने के लिए कोई भी कुछ बोल सकता है। अब कोई चीज़ें हैं कि भाई एक प्रोजेक्ट को तय किया गया कि ये प्रोजेक्ट करना है, तो जब वो बनाया जाता है तो उसका एस्टीमेट बनता है। अगर वो 40 साल पहले का कोई एस्टीमेट है तो उस कीमत पे तो आज होगा नहीं, तो उसकी जो भी होता है फिर नए कॉस्ट क्या होती है उसको अप्रूवल दिया जाता है। फडणवीस जी से 36 का आंकड़ा क्यों है? वो क्यों आपको और उनको टारगेट पर रखते थे, अजीत दादा को? देखिए, जो ताकतवर होता है उस पर टारगेट पे लोग लेते हैं। अजीत पवार महाराष्ट्र की राजनीति में एक ताकतवर नेता है। उनको पता है कि ये व्यक्ति कुछ जिसके अंदर खूबियां हैं, जो सुबह 6 बजे से काम पे जुटता है, प्रशासकीय उसकी पकड़ है, चीज़ों को समझता है, विजन है, डिसीजन मेकर है, चीज़ों को टालता नहीं। तो अजीत पवार ये कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में एक अलग तरह का नेतृत्व देने की क्षमता रखते हैं। इसलिए जो ताकतवर होता है उसे बदनाम करने के लिए 2013-14 में आरोप लगाने की शुरुआत हुई। आरोप लगे, परसेप्शन बनाया गया, लेकिन अजीत पवार पे जिस तरह से चीज़ें आयद की गई, उनके खिलाफ माहौल बनाया गया, हमें लगता है मात्र वो एक व्यक्ति की प्रतिमा को मलिन करने के लिए प्रयास किया गया है और वो सच्चाई है। ओके, महाविकास आघाड़ी की सरकार क्या गलत तरीके से गिराई गई? आप आज भी ये मानते हैं नवाब मलिक साहब? मैं ये मानता हूँ वो सरकार गिरने में अबू आजमी सबसे बड़ा कैरेक्टर है। अबू आजमी 2 एमएलए समाजवादी पार्टी के। बताता हूँ, वही तो है। जब राज्यसभा का चुनाव हो रहा था और क्रॉस वोटिंग होके जो उद्धव ठाकरे जी का कैंडिडेट था वो हार गया, तो सामने आए कि 6 वोट जो है वो क्रॉस हो गए। तो मैंने फट करके, मुझे पता है कि आजमी साहब का खेल क्या होता है, 2 वोट उनके, 2 एमआईएम के और 2 बच्चू कडू साहब के, ये 6 वोट जो है, क्योंकि बाकी लोगों को तो वोट दिखा के डालना ये कंपल्सन था, चाहे वो कांग्रेस के व्यक्ति थे, चाहे एनसीपी के रहे हो या शिवसेना के हो, राज्यसभा में वो वोट दिखा के डालते हैं। लेकिन आजमी साहब का वोट दिखाने का उनके ऊपर कोई भी बंधन नहीं था, एमआईएम के लोगों को वोट दिखाने का बंधन नहीं था, बच्चू कडू के लोगों को वोट दिखाने का बंधन नहीं था। तो ये लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। अगर उस वक्त वो राज्यसभा की सीट नहीं हारते तो बगावत शुरू नहीं होती, और वो मुख्य कारण है 6 लोगों ने जो कारनामा किया, इसलिए बागियों को एक बल मिला। फिर विधान परिषद में सीटें गिर गई, और जिस दिन विधान परिषद में सीट गिरी तो जो लोग पूरा ये रच रहे थे उनको पूरा आधार मिल गया। उद्धव ठाकरे तो शिंदे जी को गद्दार बताते हैं।
अबू आजमी को थोड़े कुछ कहते हैं। नहीं, ऐसा है व्यक्ति ये तो शिंदे जी ने तोड़ी है। नहीं तोड़ी है, यही तोड़ी है, गलत तोड़ी। क्रॉस वोटिंग के कारण ही बागियों को बल मिला, और शिंदे जी ने सही किया, मैं कभी उसका समर्थन नहीं कर सकता। यानी आपको भी लगता है कि उद्धव ठाकरे के साथ गलत हुआ? बिल्कुल, जो सरकार चल रही थी चलने देते, और मुझे लगता है जिन लोगों ने ये चीज़ें की है, अगर वो सरकार चलने देते तो लोकसभा में जो हुआ वो नहीं होता। यानी असली शिवसेना आप आज भी मानते हैं कि उद्धव ठाकरे की है? मतदाता मतदान जो करता है, अलग अलग चीज़ें हैं, जिसको जो पसंद आता है उसको वोट डालता है। उद्धव ठाकरे जी की सरकार अगर चलते रहती तो हमें लगता है लोकसभा में जो नतीजे आए वो नतीजे नहीं आते, उसके उल्टे नतीजे रहे। ओ, यानी आप कह रहे हैं कि उसका फायदा हो गया उनको? बिल्कुल। इसी तरह अजीत दादा ने ठीक किया क्या एनसीपी को तोड़कर? देखिए, उसके पीछे बहुत सारी बातें हैं। आप किसी को कहोगे आगे जाओ पीछे आओ, आगे जाओ पीछे आओ, तो कभी कभी पीछे आने का रास्ता बंद हो जाता है, आगे चला जाता है व्यक्ति। शरद पवार की तरफ इशारा कर रहे हैं? नहीं, हमारे पवार साहब ने कहा कि जाओ बात करो, फिर वो पीछे हट गए। पवार साहब नहीं, ये सभी लोग, जो 13 लोग अभी वहाँ हैं, ये सब मंत्री बनने के लिए ललायित रहते थे कि किसी भी तरह से मंत्री बनना चाहिए, किसी भी तरह से सत्ता में रहना। एनसीपी किसकी है नवाब मलिक साहब? नहीं, देखिए, असली एनसीपी नहीं, आज जो एनसीपी थी वो अजीत पवार जी के साथ है। नई पार्टी बनी, पवार साहब को अलग सिंबल मिला, अब 2 एनसीपी हो गई है। ये निश्चित रूप से पवार साहब एक वरिष्ठ नेता हैं, तो पवार साहब को लेके एक आदर लोगों के मन में है, सम्मान है, उनके साथ अलग तरह से दृष्टिकोण से लोग देख रहे हैं। लेकिन अजीत पवार को भविष्य के रूप में भी महाराष्ट्र की जनता देख रही है। ये पर लोकसभा में तय हो गया कि असली एनसीपी शरद पवार की है, 10 में से 8 सीटें जीती, आपको 4 में से 1 मिली। मुझे मिली या एनसीपी को मिली, ये बात सच है। लेकिन मैं आपको बता दूं, विधानसभा के नतीजे आप देखेंगे, अजीत पवार जी को लोग भविष्य के रूप में देख रहे हैं, और नतीजे के दिन आपको नजर आएगा। मतलब आप कह रहे हैं अजीत पवार ने शरद पवार के साथ गलत नहीं किया पार्टी तोड़कर? देखिए, कोई भी महाराष्ट्र की जनता ये नहीं चाहती कि चाहे वो पवार परिवार हो या ठाकरे परिवार हो, इस तरह से अलग अलग आपस में लड़ें। सभी लोग चाहते हैं कि ये पूरा परिवार एक रहना चाहिए, चाहे ठाकरे जी का परिवार हो या पवार साहब का परिवार हो। लोगों की भावना तो है, लेकिन जब तक ये लोग नहीं तय करेंगे, जब तक लोगों के चाहने से कुछ चीज़ें हो नहीं सकती। लेकिन मसल मशहूर है कि लाठी मारने से पानी अलग नहीं होता। लोगों की कहीं ना कहीं चाहत है, कुछ भी हो सकता है। आजकल बटेंगे तो कटेंगे बहुत चल रहा है नवाब मलिक साहब, बीजेपी का। वाहियात बात है, योगी जी का वाहियात बात है, बटेंगे तो कटेंगे, वाहियात बात है। इसी तरह के नारों से तो उत्तर प्रदेश साफ हो गया। साफ हो गया? कहां साफ हो गया? देखिए लोकसभा में क्या हुआ। 5 बार जीती है बीजेपी वहां पर, 14 में जीती, 17 में जीती, 19 में जीती, 22 में जीती। लोकसभा में क्या हो गया देखिए ना। 5 सीटें कम हुई हैं। तो क्यों हुई? वाहियात बातों से हुई। अजीत पवार, कल मैंने अजीत दादा का इंटरव्यू किया था, तो उन्होंने कहा कि ये यूपी में चलता होगा, यहां नहीं चलेगा। महाराष्ट्र तो इस तरह की चीज़ों को पसंद नहीं करता। देखिए, धर्म के नाम पर राजनीति ज़्यादा दिन नहीं चलती। आप भावनाओं से खेल के सरकार बना लेंगे, भावनाओं से खेल के सरकार चलाई नहीं जा सकती। हमें लगता है कि कुछ चीज़ें हैं जो बार बार करेंगे। आप देखिए, सुषमा स्वराज जी ने एक बार कहा था, जब राम मंदिर को लेके पूरी भारतीय जनता पार्टी खड़ी हुई, तो सुषमा जी ने टीवी में ही एक बयान दिया था कि एक सिक्का बार बार हम नहीं चला सकते। भावनाओं पे राजनीति करके सत्ता आ सकती है, ये लेकिन कहना, जरा सुनिए ना, और फिर उसके बाद बार बार चीज़ें नहीं चलती। ये वाहियात बातें हैं। धर्म पर आधारित राजनीति नहीं चलेगी। आपको बता दूं, 1992 में बाबरी मस्जिद गिराई गई, उसके बाद चुनाव हुआ, उत्तर प्रदेश में बीजेपी साफ हो गई थी, मंदिर बनाया गया, फिर बीजेपी हार गई। तो धर्म के नाम पर राजनीति ज़्यादा दिन नहीं चलती है। आप जरा वो बात पूरी सुन लीजिए। एक दोहा है कि भूखे पेट भजन न हो गोपाला, ले लो अपनी कंठी, ले लो अपनी माला। तो दिन भर आप बोलोगे कि आप पूजा करते रहो, धर्म का गाना गाते रहो, तो भूख तो लगेगी ना। तो रोजी रोटी, बेरोजगारी, पढ़ाई लिखाई, ये सारे मुद्दे हैं।
इसको लेके काम करो, इन मुद्दों पे चुनाव लड़ो, लोग आपके पर साथ आप जो रहेंगे। कह रहे हैं कि धर्म के नाम पर राजनीति चलती नहीं है, महाराष्ट्र में ये सब नहीं चलता है, बीजेपी और शिवसेना ने, बाल ठाकरे ने, बीजेपी ने, इन्होंने राजनीति सारी हिंदुत्व की है और इतने साल राज किया इन्होंने महाराष्ट्र पर, सरकार बनाई, लोकसभा में, विधानसभा में इतनी सीटें, इतना वोट लिया। कांग्रेस एनसीपी जो सेक्युलर थे वो सत्ता से कितने साल से बाहर रहे। 95 में सरकार आई, 99 में चली गई, 14 में सरकार आई, जो भी देश में आई या महाराष्ट्र में आई, एक जो सत्ताधारी दल था उसके खिलाफ माहौल था, उस माहौल पे लोग बैठ गए, सरकारें बन गई। चीज़ें हैं, आपको मौका मिल गया, आप परफॉर्म करोगे तो आपको लोग बार बार मौका देंगे, लेकिन अगर आप इसी तरह की राजनीति करोगे तो लोग उसे पसंद नहीं करेंगे। यानी योगी जी हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। देखिए, लोग यही कहते हैं, वो भी यही बोलते हैं, वो भी इसी तरह की बातें करते हैं। हमें लगता है इससे कोई लाभ नहीं होता। मोदी जी भी तो यही कह रहे हैं, एक हैं तो सेफ हैं। मोदी जी भी यही कह रहे हैं, एक हैं तो सेफ हैं। कोई भी हो, विचारधारा हमारी स्पष्ट है कि बांटने वाले विचार, धर्म पर आधारित राजनीति, ये ना देश के लिए अच्छी है, ना लोगों के लिए अच्छी है, या उसका लाभ ज़्यादा दिन तक नहीं मिलता, ये लोगों को समझना। मोदी जी भी गलत कह रहे हैं ना, मतलब एक हैं तो जो सेफ भी हैं। हो, विचारधारा हमारी है, वो विचारधारा जो बांटने वाली हो वो कभी भी फायदेमंद नहीं हो। मतलब मान लें कि आपका और बीजेपी का अलायंस जो है वो अननेचुरल अलायंस है, पॉलिटिकल एडजस्टमेंट आप कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं अननेचुरल अलायंस है। तो महबूबा जी से उनका क्या था? उसी तरह कांग्रेस और उद्धव ठाकरे का भी है। देखिए, ठीक है, किसका किसके साथ क्या है, वैचारिक रूप से जो परिपक्व होता है, जो अपने विचारों को लेकर खड़ा रहता है, हमें लगता है विचारधारा से ही राजनीति चलती है। जो लोग आज ये उंगली दिखा रहे हैं, ममता दीदी किसके साथ अलायंस किए हुए थे? मुलायम सिंह जी का जब 89 में चुनाव हो रहा था, क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ एडजस्टमेंट नहीं था? तो जो लोग उंगलियां उठा रहे हैं, कोई ना कोई कहीं ना कहीं किसी के साथ था। और आज ठीक है, परिस्थितियां ममता दीदी हो, समाजवादी पार्टी हो, या जनता दल उस समय की रही हो, या बहुत सारे दल हैं, फारूक अब्दुल्ला साहब हैं, तो सब लोगों का एडजस्टमेंट कभी ना कभी रहा है। लेकिन जो विचारधारा से छोड़कर बिल्कुल अलग हो जाएगा, वो टिक नहीं पाएगा। ओके, मोदी जी कैसा काम कर रहे हैं केंद्र में, नवाब मलिक साहब? सरकार के परफॉर्मेंस को लेके ही चुनाव होते हैं। जो पिछला चुनाव हुआ जिसमें सीटें कम हुई, तो वो कहीं ना कहीं लिटमस टेस्ट था। वो अपने आप दिखा रहा है कि उनकी लोकप्रियता कम हुई है। लिटमस टेस्ट था, मैं कम हुई ज़्यादा हुई मैं नहीं कहता, लिटमस टेस्ट था, ये लोगों को मानना पड़ेगा। ओके, अब मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा अपनी और अबू आजमी की हिस्ट्री थोड़ी हमें बताइए। सब इतना तो जानते हैं कि आप दोनों यूपी से आए थे और 3 दशक 4 दशक पहले आए थे, 5 दशक पहले, कम से 40 साल हो गया, कितना हो गया? उसके बाद महाराष्ट्र में आप कैसे जमे और ये दोस्ती दुश्मनी में कैसे बने? नहीं, कोई दोस्ती दुश्मनी का सवाल नहीं। शायद वो 76 में आए। मैं तो, मेरा परिवार मेरे जन्म से पहले से इसी शहर में है। मैं अपनी माँ की पहली संतान था, तो मेरा जन्म वहाँ, पहले गोंडा जिला था, उसमें अब बलरामपुर बन गया। इटईरामपुर एक ग्राम सभा है, उसमें धुसवा एक पुरवा है। वहाँ मेरा जन्म, पहली संतान की वजह से जन्म उत्तर प्रदेश में, लेकिन 2-3 महीने में फिर मैं मुंबई आ गया। तो हम जन्म के लिए वहाँ गए, लेकिन पूरी 65 साल ज़िंदगी इसी शहर में है। कारोबार छोटा मोटा था, अभी भी बहुत ज़्यादा हमारे पास नहीं है, लेकिन खाते पीते घर के लोग हैं, हाथ कभी फैलाते नहीं, और कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि गलत चीज़ों के साथ खड़े रहे, गलत काम हमने किया। लेकिन कुछ लोग, आजमी साहब ने एक बयान दे दिया कि इनके पास टूटी फूटी गाड़ी थी, मिठाई बांटने के लिए मैंने पैसा दिया। यही बयान उनको हरवा रहा है, क्योंकि 1976 में जब वो बम्बई आए, तो मैं कॉलेज जब जाता था तो एम्बेसडर में बैठ के जाता था। जब मेरे वालिद साहब पहली बार गांव गए, तो एक हिंदुस्तान एम्बेसडर कंपनी की गाड़ी थी, तो कार के आगे बैलगाड़ी चलती थी जिसमें लोग बैठे रहते थे, और वो जो लीक बनी रहती है, जो बैलगाड़ी के चलने से बीच में ऊपर हो जाता था, और टायर जहाँ होती वो नीचे हो जाती थी, तो वहाँ पे फरवा लेके लोग रोड सीधा करते थे, अब गाड़ी आगे चलती थी। तो हमारे पिताजी ने बताया कि कार ले जाने से कोई फ़ायदा ही नहीं हो गया, कार की तरह चली नहीं रही थी, बैलगाड़ी आगे और कार पीछे चल रही थी। ठीक है, हम लोग बहुत बड़े लोग नहीं हैं, लेकिन हम लोग खाते पीते लोग बचपन से रहे,
और आजमी साहब जिस तरह से बयान दे रहे हैं, मैंने ये किया, मैंने वो किया, तो उनको यही नुकसान हो रहा है। हम लोग गोंडा के रहने वाले हैं। आपने तो कांग्रेस से शुरुआत की थी पहले, मैंने कांग्रेस से राजनीति शुरू की, उसमें कहाँ, फिर समाजवादी पार्टी में आ गए। नहीं, फिर मैं यूथ कांग्रेस में था, तो मेनका जी ने बनाया, एक नौजवान थे, जज्बाती लोग थे, संजय गांधी के साथ यूथ कांग्रेस में थे, तो मेनका जी के साथ जुड़ गए। लोकसभा में चुनाव लड़ो, मुझे कहा गया, मैं लड़ा, 3000 के करीब वोट मिला। फिर उसके बाद कांग्रेस ने दोबारा हम लोगों को इकट्ठा कर दिया, कांग्रेस में काम करते रहे। 95 में मैं पवार साहब टिकट बांट रहे थे, मुख्यमंत्री थे। मैं इंटरव्यू में गया, मैंने कहा साहब देख लो, चुनाव तो मैं लड़ूंगा, चाहे आप टिकट दो या ना दो। फिर राज बब्बर जी से मैं मिला, उन्होंने टिकट दिया, समाजवादी पार्टी में आए। मैं 2 बार समाजवादी पार्टी की 3 बार चुनाव लड़ा। 95 में हार गया, 96 में उपचुनाव जीता, 99 में जीता मैं, और उसके बाद मंत्री नेताजी ने बनाया। तो कहीं ना कहीं आजमी साहब की बेचैनी बढ़ने लगी और कुछ बिना मतलब के मुद्दे उठाने लगे। तो राज भाई से मेरी बात हुई, नेताजी से मेरी बात हुई, मतलब जिस तरह से पार्टी है, हमें लगता है ज़्यादा दिन मैं इन लोगों के साथ नहीं रह सकता हूँ। और मैंने नेताजी को बताकर पार्टी छोड़ी, इन्होंने निकाला नहीं। मैंने राज बब्बर जी को बताकर पार्टी छोड़ी। हाँ, ये बात ठीक है, अमर सिंह जी अब जिंदा नहीं, उनके बारे में बोलना नहीं। तो अमर सिंह जी, आजमी साहब एक तरफ, नवाब मलिक और राज बब्बर एक तरफ, तो मामला पार्टी के भीतर भी चलते रहा और फिर हमने छोड़ दी। फिर एनसीपी में हम आ गए। पवार साहब ने खुद कहा, उनको जब ये पता चला कि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हो रही है, और मेरी विलास राव जी से बात हुई थी, वो बोल रहे थे मेरे साथ आ जाओ। पवार साहब का एक रात में मैं गाड़ी में था, फ़ोन आया कि आप पार्टी छोड़ रहे हो, हमारी पार्टी में आइए। मैंने कहा कि आप मुझे ले रहे हो, मेरे साथ खड़े रहोगे कि नहीं, मुझे पता नहीं। बोले मैं शरद पवार हूँ, आप आइए। फिर उनके साथ काम करने लगे। फिर 2004 में चुनाव जीते। 9 में एक ऐसी सीट पे भेजा गया जहाँ पे हम जीत नहीं सकते थे, लोगों को लगा, वहाँ जीत गए। 14 में 1000 वोटों से मैं हार गया, क्योंकि आखिरी के 8 दिनों में मेरा भाई चुनाव लड़ रहा था एक कलीना सीट पे, तो 8 दिन हमने कैंप यहाँ कर लिया। तो बेईमानी रोकने वाला जो खेल था वो मैं भूल गया था। मैंने जब नतीजे आए देखे तो 9000 बोगस वोटिंग हुई थी। जो लोग मर गए हैं, जो बस्तियां जगह पे नहीं है, वहाँ पे भी पोलिंग हुई। और उस समय जो वोटर लिस्ट में फ़ोटो थे वो नहीं थे। जब मैं हारा तो मैंने चुनाव आयोग से कहा कि अभी 1 लाख से अधिक मतदाता ऐसे हैं जिनके फ़ोटो नहीं है, आप इसको फ़ोटो लगवाइए, जाली वोट पड़ते हैं। तब 2019 के चुनाव में 100% अनुशक्ति नगर विधानसभा में आइडेंटिटी कार्ड वाले फ़ोटो लगे थे। फिर वही कार्यक्रम उन्होंने पूरे मुंबई महाराष्ट्र में लिया। अब सारे जो मतदाता सूची है वो शुद्ध हो गई, बेईमानी का खेल खत्म हो गया। आजमी साहब हमारे कोई व्यक्तिगत दोस्ती या दुश्मनी नहीं, वो मेरे रिश्तेदार भी, मैं आपको बता दूं। मेरी जो साली है, जो हमारे साड़ू भाई हैं, वो एक अब्दुल कादिर साहब हैं जो अबू आसिम के साले हैं, और मेरा साड़ू उस साले का साला है। तो रिश्तेदारी कहीं ना कहीं हम लोगों की है, अलग अलग तरीके से। हाँ, वो आजमगढ़ के हैं। ये धर्म युद्ध है, इसमें रिश्तेदारी नहीं चलती। धर्म युद्ध का सवाल नहीं है। मैं व्यक्तिगत, मेरी कभी किसी से लड़ाई नहीं रही, परिस्थितियां हैं। मैं लड़ रहा हूँ ड्रग के खिलाफ, मैं लड़ रहा हूँ गुंडागर्दी के खिलाफ, और मुझे उम्मीद है जनता मुझे चुनाव लड़ा रही, मैं जीतूंगा। ठीक है, मैं बहुत दिनों से सोच रहा हूँ कि जब आपसे मिलूंगा तो ये सवाल जरूर पूछूंगा। जब आप मंत्री थे और शाहरुख खान के बेटे पर वो ड्रग का केस चला था, उसकी सारी सच्चाई, क्योंकि आप सरकार में थे, आपको पता थी और आप हर दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताते थे। आज मुझे बताइए वो क्या हुआ था? आर्यन खान वाकई ड्रग के साथ पकड़े गए थे या उनको फंसाया गया जानबूझकर? देखिए, मैं आपको बताऊं, जो अधिकारी जिसको मैंने निशाने पे लिया, पब्लिसिटी के लिए वो पूरी फिल्म इंडस्ट्री को टारगेट पे ले रहा था। और शायद आपको पता नहीं, बहुत बड़े बड़े स्टार को उसने परेड कराया। तब ये चीज़ें हो रही थी, मैंने बयान देना शुरू किया कि ये गलत है, इस तरह से महाराष्ट्र और फिल्म इंडस्ट्री को बदनाम किया जा रहा है। और ड्रग जो पीने वाले लोग हैं वो बीमार हैं, उनको रिहाब भेजिए। बेचने वालों पे कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरह के लगातार मेरे बयान आते रहे। एक दिन सुबह में कुछ चैनल वालों ने फ़ोन किया कि आपके दामाद को एनसीबी ने बुलाया है। बोला क्यों बुलाएगी? बोले नहीं, आप पता करो। तो मैंने मेरी बेटी को फ़ोन लगाया, बोला बेटा ये क्या मुझे लोग वो पूछ रहे हैं?
बोले एक सम्मन आया था और वो तो सुबह सुबह चले गए। फिर शाम तक खबर आ गई कि ड्रग के मामले में उसे गिरफ्तार कर लिया गया। मैंने पूछा बेटी से है क्या? उसने कहा कि करण सजलानी ये तंबाकू का कोई बिजनेस करता है, लंदन में रहता है, और वो जो हॉकी वगैरह में जो आजकल बच्चे पीते हैं परफोरेटेड कुछ चीज़ें, क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं। तो बोला इससे इसके क्या संबंध है? बोले सजलानी की माँ और समीर की माँ ये बचपन की दोस्त है, और कोविड में इसने कहा था कि मेरी माँ बीमार है, 50,000 रुपये उसको दिया था, क्योंकि लंदन से आया था, फंसा हुआ था, तो 50,000 कर्ज दिया और उसने पैसे वापस दिया। इतने ही संबंध है, बाकी कुछ नहीं। लेकिन गिरफ्तारी हो गई। बेटी ने फिर जिस तरह से एक परेशानी में चीज़ें करती लोगों ने किया, तो वो जेल में था तो एक खत मेरे हाथ लग गया, क्योंकि मेरे दोनों जो नाती हैं वो स्कूल में जाते थे, जाने से इनकार करने लगे, और खत मेरे हाथ लग गया जिसमें ये लिखा था कि दोनों लोग आत्महत्या करना चाहते हैं। बच्चे वही समीर और उनकी बीवी जो, तो हमारी परेशानी बढ़ गई। हम लोग यहाँ पर उसको पूरी तरह से 24 घंटा निगरानी में रखे हुए थे बेटी को, और वहाँ समीर को लेके भी कुछ लोगों को जेल में कहा गया कि देखिए कुछ गलत न कर दे। फिर जब चार्जशीट दायर हुई, सीए रिपोर्ट आया कि ये तो गांजा नहीं था जो सजलानी के पास मिला था 500 किलो, जो इन्होंने खबर बनाई थी, ये तो तंबाकू है। फिर भी बेल लेने में 3 महीने लग गए। फिर समीर छूट के आए। जब छूट के आए तो उसी दरमियान हम लोगों ने, जब मुझे पता था कि फर्जीवाड़ा सब हो रहा है, तो जब आर्यन खान की गिरफ्तारी हुई तो चीज़ों को हम लोगों ने मॉनिटर करना शुरू किया। तो उसके अंदर कुमार गोसा, वो जो एक गोसावी था एक, और जो सब कैरेक्टर थे जो भारतीय जनता पार्टी के थे, जिस तरह से अपने आप को, वो जो एक टकला व्यक्ति था, तो जो फोटो जब वायरल हुए तो हमने स्टडी किया, ये तो कोई अधिकारी नहीं, ये तो अलग तरह के लोग हैं। तो धीरे धीरे हम लोग उसमें घुसते गए। तो सारी चीज़ें हर दिन हमने जो नया नया खुलासा किया, ये कोई पुलिस ने या सरकार के तंत्र नहीं, मेरी दोनों बेटियां और हमने मिलके पूरा रिसर्च करते थे, और लोगों के सामने हमारा एक ही मकसद था कि मेरा दामाद बेटी आत्महत्या कर लेते। ऐसे कितने लोगों को नाजायज़ फंसाया, आर्यन खान को पब्लिसिटी के लिए फंसाया, तो चीज़ें हमने की। अब सीबीआई ने सारी मेरी बातों को, सही है एफआईआर में सारी चीज़ों को रखा, तो मेरे दामाद को फंसाया गया। पर शाहरुख खान के बेटे को निशाना क्यों बनाएगा कोई? इतनी हिम्मत किसी की हो जाए कि आर्यन खान को फंसाएगा? नहीं, देखिए ऐसा है, आपको पब्लिसिटी करने से आपका डर पैदा होता है, और ड्रग का नेटवर्क चलाते रहो, पब्लिसिटी करते रहो, मीडिया से लोगों को लगता है कि भाई ये अलग तरह का व्यक्ति है, किसी को छोड़ता नहीं, लेकिन ड्रग धड़ल्ले से चल रहा था, एक अलग तरह का नेक्सस था। हमने एक्सपोज किया, सीबीआई ने सारी चीज़ें जो है उनकी कंप्लेन। आर्यन खान बेकसूर थे ना पूरी तरह से? डिस्चार्ज कैसे हो गया? नहीं, मैं उस समय की जानकारी आपकी पूछ रहा हूँ। मेरी जानकारी है कि उसको, जो हमने वीडियो भी डाला कि जो उसने दिखाई कि ये सब हमने पकड़ा है, तो उसके दफ्तर में खुला था। मैंने तो एक एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप चीज़ें, मैं आर्यन खान के समर्थन में खड़ा था ऐसा नहीं, लोगों ने कहा कि आर्यन खान के समर्थन में खड़ा है, मैं फर्जीवाड़े के खिलाफ खड़ा था। और अगर मैं एक्सपोज नहीं करता तो कितने बेगुनाहों को इस तरह से वे फंसा देते। आज मेरे दामाद का देहांत हो गया हफ्ते भर पहले, 4-5 दिन पहले। आज उसके ऊपर मुकदमा है, ब्लॉट लगा हुआ है। हमने डिस्चार्ज एप्लीकेशन डाला, तो डिस्चार्ज एप्लीकेशन में अभी तक उसके ऊपर कोई भी रिप्लाई फाइल नहीं हुआ है। हमने और हमारी बेटी ने तय किया है कि किसी भी व्यक्ति के मर जाने के बाद केस खत्म हो जाता है, लेकिन हम ब्लॉट उसके जीवन में रखना नहीं चाहते। हम परसू करेंगे कानूनी तरीके से कि वो बेगुनाह था, ये साबित करें। उस समय नवाब मलिक साहब, शाहरुख खान से आपकी बात हुई थी? बिल्कुल नहीं, कभी ना मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने आपको अप्रोच नहीं किया कि आप सरकार में थे, मदद करिए मेरी? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने तो देखिए परेशान थे वो, कुछ टेक्स्ट मैसेज नहीं आए थे सामने उनके? बिल्कुल नहीं। दावतों में 1-2 बार कोई कॉमन दावत थी जिसमें ऐसे दूर से हाय हेलो हुआ, ना उनसे मेरे कोई व्यक्तिगत रिश्ते हैं ना मेरे उनसे मुझसे है। ये बात सच है कि जो अन्याय अत्याचार था उसके खिलाफ में खड़ा हुआ, और शाहरुख खान का बेटा था इसलिए मीडिया अट्रैक्शन हो गया।
चीज़ें देश के सामने आई, लेकिन सीबीआई की कंप्लेंट में सारी बातें सामने। ओके। और ये बाबा सिद्दीकी वाला मसला, आप तो क्योंकि एनसीपी में थे, वो भी एनसीपी में बहुत क्लोजली आपके तो साथ। हमारे साथ यूथ कांग्रेस से काम करते हैं। हाँ। हमारे किसने साथ मारा ही- उनको? मुझे पता नहीं। पुलिस ने जिस तरह की चीज़ें सामने रखी है, मैं तो जिस दिन बाबा को गोली लगी उस दिन मेरे दशहरे का दिन था। मेरे दामाद की तबीयत उस दिन बहुत बिगड़ गई थी और खबर भी चल गई थी कि उसका देहांत हो गया। लेकिन बाबा के जो ऑफिस के लोग हैं, उन्होंने जब मैं अस्पताल गया तो बोले बाबा ने एक ही शब्द कहा कि समीर का देहांत हो गया, इंतकाल हो गया, चलो मट्टी देने जाना है। वहाँ से दफ्तर से निकला और गोली चली। तो बाबा तो हमारे बचपन के दोस्त थे, यूथ कांग्रेस के साथी थे। लेकिन समीर खान के जो डैडी थे शब्बीर खान, वो बाबा के भी मित्र थे। तो कहीं ना कहीं कॉमन बचपना साथ में रहा, पारिवारिक रिश्ते रहे। लेकिन जो भी बाबा के साथ हुआ वो ठीक नहीं है। अब पुलिस उसके ऊपर काम कर रही, कौन पहले ये मारेगा? थ्योरी आई कि सलमान खान ने काला हिरण मारा, इसलिए लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान के करीबी होने की वजह से बाबा सिद्दीकी को मरवा दिया। मेरी जानकारी नहीं है, इस तरह की खबरें आई है। कितनी सच्चाई है, पुलिस या जांच चल रही, जो सच्चाई होगा वो सामने आएगा। हालांकि जीशान ने अभी कहा है कि नहीं, वो एंगल नहीं है इसमें, तो कोई वो बिल्डर वाला एंगल है। जो भी होगा उसके ऊपर में पुलिस जांच कर रही है। जो भी सच्चाई होगी वो जांच में सामने आएगी। लेकिन जिस तरह से चीज़ें हुई है ये बहुत गलत है। जो भी इसके पीछे हो उन पे कार्रवाई होनी चाहिए, सजा मिलनी चाहिए। सलमान खान शाहरुख खान की दोस्ती कराई थी बाबा सिद्दीकी ने। हाँ, मेरे आपको तो पता होगा। नहीं, हमारे दोस्त हैं, बाबा बांद्रा में रहते थे, इफ्तार पार्टी उनकी होती थी। तो उसी इफ्तार पार्टियों में इन लोगों से मिलना जुलना। हाँ, सलमान से मेरी पर्सनल बात हुई है। जो सलमान के साथ लोग हैं वो भी हमारे बचपन से साथ में थे। लेकिन शाहरुख खान साहब तो दिल्ली से बम्बई आए, बाबा सलमान जी तो मुंबई के ही हैं। तो उनसे मुलाकात थी, उनसे कभी कभी बात भी हुई है। लेकिन बाबा वहीं बांद्रा में रहते थे, वहाँ के एमएलए थे और 10 साहब के साथ उन्होंने काम किया। तो 10 साहब का एक और था, तो नए नए बच्चे थे, वो 10 साहब के साथ रहते थे, तो बाबा उनके साथ रहते थे। तो बहुत सारे बॉलीवुड के लोग बाबा से उनके ताल्लुकात हैं। लेकिन राज बब्बर को छोड़कर मेरे और किसी भी बॉलीवुड के कलाकार से उतने संबंध नहीं है पारिवारिक। लेकिन राज भाई हमारे भाई की तरह हैं, वो हों, उनके घर वाले लोग हैं, एक परिवार की तरह हम लोग ओके। संबंध बनाए। सलमान से बात हुई तो उन्होंने कुछ कहा कि डर लगता है, सिक्योरिटी उनकी बढ़ा दी गई है? नहीं, इस दरमियान नहीं, पहले बात हुई। अब मेरा रैपिड फायर राउंड नवाब मलिक साहब, छोटे छोटे सवाल होंगे, छोटे छोटे जवाब आपको देने हैं। शुरू करें। पहला सवाल नवाब मलिक साहब, रैपिड फायर राउंड। इस बार महाराष्ट्र में मुस्लिम किसे वोट देगा? उम्मीदवारों को देगा, अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से वोटिंग। पार्टी वाइज नहीं देगा? नहीं, वैसा नहीं। हिंदू किसे वोट देगा? वो भी उम्मीदवारों को देख के वोट देगा। हिंदुत्व पर पार्टी को वोट नहीं देगा? देखिए, फिर मैं कहता हूँ कि किसी एक दल को सभी लोग वोट दे देंगे, ऐसा नहीं। ठीक है, अपनी अपनी पसंद से वोट ओके। चुनाव के बाद मुख्यमंत्री कौन बनेगा? नतीजे तय करेंगे। महाराष्ट्र का अब तक का सबसे अच्छा मुख्यमंत्री कौन रहा है? विलासराव देशमुख और पवार साहब। विलासराव देशमुख। देश का सबसे अच्छा प्रधानमंत्री कौन रहा है अब तक? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रधानमंत्री कौन है? देश की जनता तय करेगी। क्या मोदी जी को हराया जा सकता है? सारे ने, इंदिरा जी हार सकती है तो कोई भी हार सकता है। क्या देश का मुस्लिम खतरे में है? बिल्कुल नहीं, सबको एक साथ रहना चाहिए। क्या देश का हिंदू खतरे में है? कोई खतरा नहीं, नेता खतरे में है। क्या संविधान खतरे में है? संविधान खतरे में हो ही नहीं सकता। संविधान अपने आप में एक ताकत है, तो वही संविधान देश को जोड़ के रखे हुए और जनता को ताकत जातिगत जनगणना होनी चाहिए? होनी चाहिए। क्या देश खतरे में है? बिल्कुल नहीं, देश भी सुरक्षित है। जब तक हमारी सेनाएं मजबूत है, देश कभी खतरे में नहीं आ सकता। मुस्लिम बीजेपी को वोट क्यों नहीं देता? कहीं देता है, कहीं नहीं देता है। क्यों नहीं देता? ज्यादातर नहीं देता। उनकी अपनी पॉलिसियां हैं। अगर वो चाहें, जिस तरह से सबका साथ सबका विकास की बात कही गई, पसमानदा लोगों को जोड़ने की बात कही गई, अगर ढंग से उनकी समस्याओं के साथ लोग खड़े रहें, तो मुसलमान किसी भी राजनीतिक दल को अपना दुश्मन नहीं मानता। मुसलमान को नेता नहीं मानता, दूसरों को नेता मानता है। लेकिन मुसलमानों का सबसे बड़ा नेता कौन है या कौन रहा है अब तक आपके हिसाब से? देखिए, ऐसा है, मुसलमानों का कोई मुसलमान नेता नहीं हुआ। समय समय पे पॉलिटिकल नेता उन्होंने अलग अलग लोगों को माना है। कभी पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा जी रही, मुलायम सिंह जी रहे, पवार साहब यहाँ रहे, फिर अखिलेश जी का नाम नहीं लेते आप आजकल? नहीं, मैं रहे।
हैं की बात नहीं कर रहा हूँ। अलग अलग जगह में अलग अलग देश का सबसे विभाजनकारी नेता आप किसे मानते हैं? विचारधारा हो सकती, विभाजनकारी नेता नहीं। विचारधारा विभाजनकारी हो सकती, नेता कोई नहीं, विचारधाराओं से नेता। तो सबसे विभाजनकारी पार्टी किसे मानते हैं? कोई पार्टी नहीं, विचारधारा विभाजनकारी होती है। सबसे उदारवादी नेता आप किसे मानते हैं अब तक का देश का? पंडित जवाहरलाल नेहरू। मुसलमानों को देश का संविधान कानून मानना चाहिए या शरिया? संविधान ही हमें अधिकार देता है, हम शरई तौर पर हमारी जिंदगी बिता पाए। देश बड़ा या धर्म? देश बड़ा है मुसलमान के लिए या धर्म? धर्म जो है वो देश में रहने वालों को उसके धर्म मानने का अधिकार है। देश देश की जगह है, धर्म धर्म की जगह है। देश जो है हुब्बुल वतनी, ये इस्लाम भी सिखाता है, जिस मुल्क में हो उससे प्यार करो। सवाल ही इस तरह से पूछे जाते हैं कि गलत फहमियाँ पैदा हों। क्या फडणवीस सीएम बन सकते हैं? थे वे, दोबारा बन सकते हैं या नहीं? हर आदमी चाहता है कि वो सीएम बने, सभी लोग सीएम बनने के लायक हैं। वो सकते हैं या नहीं? नहीं, नतीजे तय करेंगे कौन सीएम बनेगा। ओके। क्या उद्धव ठाकरे सीएम बन सकते हैं? फिर बोल रहा हूं कि नतीजे तय करेंगे। क्या लोगों को कपड़ों से पहचाना जा सकता है? कपड़ों से कैसे पहचानेंगे आप? कपड़े जो हैं लोगों की पहचान नहीं हो सकते, उसका किरदार उसकी पहचान बन सकता। क्या 2014 के बाद मुस्लिम पर खतरा बढ़ा है? चीज़ें जिस तरह से हुई, अन्याय अत्याचार बहुत जगह हुए हैं, हमें लगता है ये टेम्पररी फेज है। पर अत्याचार बढ़ा है 14 के बाद? जगह जगह जिस तरह से मॉब लिंचिंग हुई, जिस तरह से चीज़ें हुई है, गलत फहमियाँ पैदा की गई, तो उससे नुकसान तो हुआ, लेकिन उससे पहले नहीं हुआ ऐसे नहीं। उससे पहले तो ईदगाह में गोलियाँ चली हैं, उससे पहले भी दंगे हुए। दंगे तो हिंदुस्तान के इतिहास में कि ये दल आ गया तो दंगे हो रहे हैं, वो दल था तो नहीं। दंगे अब ज़्यादा हो रहे हैं। नहीं, कम ज़्यादा की बात नहीं कर रहा हूँ। जो ये एक विचारधारा है नफरत फैलाने वाली, उससे टेम्पररी चीज़ें फ्लेयर अप होती है जिसका नुकसान होता है। हमें लगता है ये चीज़ों को रोकने के लिए कोशिश करनी। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर आपकी राय क्या है? देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, राइट टू रिलीजन फंडामेंटल राइट है। हमें अपने मजहब के तहत ज़िंदगी जिताने का अधिकार है। यूनिफॉर्म सिविल कोड पे बहस होनी चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ है ऐसा नहीं, बहुत सारे हिंदू संगठन भी उसके खिलाफ हैं। एक बहस हो कि सभी लोगों के लिए कुछ हो सकता है, बहस करके कुछ चीज़ें सामने आए तो देखा जाएगा। सीए और एनआरसी पर आपका स्टैंड क्या है? देखिए, ऐसा है, सीए और एनआरसी को लेके, सीए जो कानून बन गया उसमें मुसलमानों की नागरिकता छीनने वाला कोई कानून नहीं है, दीगर देश से आए हुए लोगों को नागरिकता देने का कानून है। तो उसकी गलतफहमी है, लोगों को दूर करनी चाहिए। और जो नेशनल रजिस्टर जो बनाने की बात की गई है, वो कहते हैं कागज कहाँ से दिखाएंगे पुराने लोग? सुप्रीम कोर्ट से चीज़ें हुई है, कागज तो है वो लोगों के पास है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी है जो आसाम में जिस तरह से चीज़ें हुई, जो लोग फौज में थे उनको भी उसके अंदर वो भारतीय नहीं, इस तरह से चीज़ें सामने आई, तो एक डर है। हमें लगता है जिस देश के अंदर पढ़े लिखे लोगों की कमी हो, जिस देश में लोगों के कागजात सही ना हो, तो लोगों में एक डर तो पैदा होता है। आसाम में जो चीज़ें हुई उससे एक डर है, लेकिन सीए का मतलब है जो कानून बन चुका है, लोगों को नागरिकता देने वाला, छीनने वाला नहीं, ये लोगों को समझ। ओके, धारा 370 हटाने पर आपका क्या स्टैंड है? हट गया है, देखते हैं, शांति बनी रहे। हम लोग चाहते हैं जिस तरह से कश्मीर के असेंबली में चर्चा हुई है, लोग जीत के आए, उन्होंने अपने लोगों की आवाज़ रखी है। सही है हटाना या गलत है? अब ज़्यादा जैसे जैसे आगे चीज़ें चलेगी तो उसके हिसाब से तय होगा। समझ में आएगा। ट्रिपल तलाक को बैन करने पर आपका स्टैंड क्या है? देखिए, तलाक आसान इस्लाम में है कि भाई आपको 3 अधिकार दिए हैं कि एक बार आपने तलाक दे दिया तो आपका तलाक हो नहीं गया। ट्रिपल तलाक को लेके गलत फहमियाँ हैं कि गुस्से में बहुत लोग डिवोर्स दे दिया मैंने आपको, तो वो एक आपने मौका गंवा दिया, तो 3 बार आप रुजू हो सकते हैं। ट्रिपल तलाक को लेके कन्फ्यूजन है कि तलाक 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 बोल दिया और तलाक हो गया। इस्लाम में जो डिवोर्स है वो बहुत आसान है, लेकिन सारी मुसलमान औरतों को मुसलमानों ने तलाक दिया ऐसा नहीं है। पर अब तो बैन हो गया। लेकिन नहीं, देखिए, बैन हो गया, डिवोर्स देने का तो अधिकार है ही है ना। आज भी किसके डिवोर्स देने का अधिकार नहीं? हिंदू क्या डिवोर्स नहीं दे सकता? कानूनी तौर पे नहीं दे सकता, कानूनी तौर पे दे सकता है, तो मुसलमान भी कानूनी तौर पे देता है। पर ट्रिपल तलाक नहीं दे सकता, देखिए, वो बैन हो गया। गलत फहमी है।
ट्रिपल तलाक का मतलब है 3 बार आप अपनी बीवी को तलाक देने का आपके पास अधिकार है। लेकिन तलाक दे दिया ये मजाक ना बन जाए। अगर आपने 3 बार तलाक दे दिया तो फिर आपका वो डिवोर्स हो गया। एक बार किसी ने अपने बीवी को कहा कि मैंने डिवोर्स दिया है आपको, तो उसका मन बदल जाए तो वो फिर दोबारा उसके साथ रह सकता है। ये चीजें हैं जो आप ये इशारा कर रहे हैं नहीं, कि नहीं, बैन होने के बावजूद अभी भी चल रहा है। नहीं, गलत फहमियाँ पैदा की जाती है। ट्रिपल तलाक को पहले लोगों को समझना पड़ेगा। ये भावनाओं से खेलने के लिए, मुसलमानों के लिए नहीं, दीगर लोगों को कहा जाता है कि देखिए ऐसे है वैसे है। मुसलमानों में तलाक आसान भी है, लेकिन तलाक हो जा रहा है ऐसा नहीं। लेकिन जहाँ पे डिवोर्स आसान नहीं है वहाँ बेटियों को जलाया भी जा रहा है। वक्फ बिल का आप समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं? देखिए अभी तो वो कहाँ पे है, जॉइंट सिलेक्ट कमेटी के पास। मैं तो वक्फ मंत्री रहा हूँ। वक्फ क्या है? वक्फ जो है लोगों ने इन द नेम ऑफ गॉड जो प्रॉपर्टी दी है या अपनी फैमिली को दी है, उसके लिए एक वक्फ का एक्ट बना हुआ है, अमेंडमेंट है, जॉइंट सिलेक्ट पार्टी के सामने है। जो भी उसमें गलतियाँ उसको सुधारा जाए। कोई भी एक्ट अमेंड किया जा सकता है, लेकिन वो एक विशेष मकसद के तहत अगर कुछ आता है, गलत फहमियाँ दूर होती है तो उसको दूर करके आगे बढ़ा जा सकता है। लेकिन कुछ चीज़ें उसमें खामियां हैं। जिन लोगों ने बनाए, बहुत सारे वेस्टेज इंटरेस्ट होते हैं अधिकारियों के। कुछ लोग लॉबिंग करते हैं कि आप इसको अमेंड कर दो। बहुत सारे मुस्लिम लोग भी हैं जो इस तरह के अमेंडमेंट चाहते हैं। वो अपनी प्रॉपर्टियों को इसमें से कैसे अलग किया जाए, ये प्रयास मुस्लिम बहुत सारे संगठन है वो भी कर रहे हैं। लेकिन किसी अधिकारी के जरिए लॉबिंग हुआ होगा, इस फॉर्मेट में बिल आया। हमें लगता है जॉइंट सिलेक्ट कमेटी उस पर चर्चा करे और उसके ऊपर एक कोई ठोस बिल आए तो लोग उसका समर्थन करेंगे। मुसलमानों में 4 शादी क्या बैन होनी चाहिए या सही है? सभी मुसलमान कहाँ 4 शादी करते हैं? पर जो अलाउड है। मेरी तो एक है, लेकिन जिनके अलाउड नहीं उसकी 6-6 ठो है। मुसलमानों में या बाकी धर्मों में भी है? बाकी धर्मों में। भारतीय जनता पार्टी के कई नेता हैं जिनकी 4-4 बीवियां हैं, 6-6। तो मतलब आप ये कह रहे हैं सब में अलाउ हो जानी चाहिए? नहीं, ऐसा है। देखिए ये तुम बोलो कि भाई बिना शादी के आप रहो। कुछ लोग क्या बोलते हैं, लिविंग रिलेशन ठीक है, लेकिन शादी करना गलत है। 4 बार? 4 नहीं, इधर तो लिविंग रिलेशन में 6-6, 8-8 है ना। मुसलमानों में इस तरह के प्रोविजन है। ये उस वक्त प्रोविजन है कि जब मर्दों की आबादी कम हो जाए तो औरतों को, जब वो जंग होती थी तो औरतों को इस तरह से चीज़ें हो कि भाई और भी वो हो, या कुछ औरतें ऐसी हों जिसके साथ रहने के बावजूद बहुत सारी चीज़ें होती है जो लाइफ पर्सनल में परेशानी होती है। तो परमिसेबल एक्टिविटीज़ है, कंपल्सन नहीं है। ओके। लेकिन जो परमिसेबल है उसको प्रचारित किया जाता है। राम मंदिर पर आपका स्टैंड क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया, स्वीकार है, बन गया। अरे हिंदुस्तान का मुसलमान तो 1900 जब ये मामला शुरू हुआ उस दिन से वो कहता रहा कि जो कोर्ट फैसला करेगा हम स्वीकार। ओवैसी साहब तो कहते हैं मेरे लिए तो बाबरी रहेगी वो। देखिए ऐसा है, हिंदुस्तान के मुसलमानों ने जब नैयर साहब के ज़माने में मूर्ति रखी गई फैजाबाद की, वो कलेक्टर थे, उस दिन से सारा मुसलमान ये कहता था जो न्यायालय से फैसला आएगा हम मानेंगे। लेकिन कुछ लोग बोलते थे कोर्ट का फैसला नहीं, ये तो आस्था से चलेगा। जो कोर्ट का फैसला आ गया मुसलमानों ने स्वीकार लिया। कोई कोर्ट के फैसले के खिलाफ कोई मुसलमान आंदोलित हुआ, पहले दिन मुसलमान कहता था जो न्यायालय फैसला करेगा हम उसको स्वीकारेंगे। और हमने भी आपको डिबेट में कई बार पूछा गया कि क्या आपका है, हमने कहा जो न्यायालय का फैसला आएगा हम मानेंगे। अब इसी साहब कुछ बोलते होंगे, कोई कुछ बोलता होगा, फैसले सही है गलत है उस पर टिप्पणी की जा सकती है। एक बार फैसला हो गया तो मुसलमानों ने उसको स्वीकार लिया। ओके। जाति गणना होनी चाहिए? होनी चाहिए। ओके। अकबरुद्दीन ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी, इन पर आप क्यों नहीं बोलते? बोलिए जरा, बताइए उनकी कैसी पॉलिटिक्स है। अकबरुद्दीन ओवैसी ने अभी 2 दिन पहले फिर कह दिया 15 मिनट वाली बात। देखिए मैंने तो बार बार कहा है, धर्म पर आधारित राजनीति के हम विरोध में खड़े होते हैं, चाहे अवैसी साहब की हो या और किसी की हो। धर्म पर आधारित धार्मिक भावनाओं से खेल के राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये बहुत दिन तक नहीं चलती, लोगों को समझना पड़ेगा। अब मैं 2-4 नाम लूंगा, जो पहला शब्द आपके जहन में आता है आपको वो बताना है। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, अमित शाह गृह मंत्री हैं, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं। बस इतना ही? आपके विचार नहीं है उनके बारे में कोई? नहीं, उनकी विचारधारा अलग है, हमारी अलग है। देवेंद्र फडणवीस, उनकी, वो तो गृह मंत्री है महाराष्ट्र के। राहुल गांधी, देश के विरोधी पक्ष नेता हैं। प्रियंका गांधी, भारतीय जनता पार्टी
की नहीं, वे कांग्रेस की सांसद का चुनाव लड़ रही हैं। अपने विचार नहीं बता रहे हैं, ऐसा लगता है पत्ते अभी खोल नहीं रहे हैं नवाब मलिक मेरा साहब पूरी विचार तरह से। धर्मनिरपेक्ष समाजवादी लोकतांत्रिक विचारधारा है और इसको हम कभी छोड़ नहीं सकते। सोनिया गांधी वे कांग्रेस पार्टी की नेता हैं, सांसद हैं और कहीं ना कहीं एक कांग्रेस पार्टी के लिए एक आशीर्वाद देने की या उनके ही नेतृत्व में कांग्रेस कहीं ना कहीं इकट्ठा कर एक नाथ शिंदे, मुख्यमंत्री महाराष्ट्र, अजीत पवार, उप मुख्यमंत्री हमारे पार्टी के नेता उद्धव ठाकरे शिवसेना नेता, शरद पवार एनसीपी के नेता है, हमारे पुराने आदरणीय नेता हैं, सम्माननीय है, आदरणीय सुप्रिया सुले, हमारी कलीग रही हैं और उनसे मेरे संबंध अच्छे हैं आज भी। नाना पटोले, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, पार्टियां बदलते रहते हैं। अबू आजमी, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, चुनाव हारने वाले। चुनाव असदुद्दीन ओवैसी, एमपी हैं, एमआईएम के नेता हैं, एक विचारधारा लेके भी आगे बढ़ रहे हैं जिससे हम स्वीकार नहीं सकते। मनमोहन सिंह, अच्छे देश के प्रधानमंत्री रहे, अटल बिहारी वाजपेयी, अच्छे प्रधानमंत्री रहे, मेरे गांव के वो सांसद रहे, बलरामपुर से वो एमपी बने। मुझे बहुत मजा आया नवाब मलिक साहब आपके साथ ये इंटरव्यू करने में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। कई मुद्दों पर तो खुलकर बोले, लेकिन कई मुद्दों पर अभी भी पत्ते खोल नहीं रहे हैं। यानी नवाब मलिक साहब जो इशारा कर रहे हैं कि चुनाव के नतीजों के बाद कुछ भी हो सकता है लगता है पूरी तैयारी है। बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच नवाब।